तो बेटा हम पढ़ रहे थे कि जो वीवर्स थे उनके साथ कंपनी ने क्या किया, उनको बहुत गरीब बना दिया, उनको कर्जे में डुबो दिया, उनसे सारा माल खुद खरीदते थे और उनको लोन देते थे और बाद में उनका माल सारा बहुत सस्ते में खरीदते थे। और इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, कर्नाटक जो है वो कर्नाटक है, बंगाल है, बीवर्स डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड, बहुत सारे जो जुलाहे थे उन्होंने गांव छोड़ दिए और वहाँ से वो पलायन कर गए। सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, दूसरे गांवों में उन्होंने अपनी करघे अपने लगा लिए। वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, जहाँ पर उनके कुछ पारिवारिक संबंध थे। एल्सवेयर बीवर्स अलॉन्ग विद विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड, और दूसरी जगह में जो बीवर्स थे उन्होंने जो व्यापारियों के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स, वो कंपनी का और कंपनी के अफसरों का विरोध कर रहे थे। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगैन रिफ्यूजिंग लोन्स, बहुत सारे जो वीवर्स थे उन्होंने कर्जा लेने से मना कर दिया। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स, अपनी वर्कशॉप्स जहाँ वो कपड़ा बुनते थे वो बंद कर दी। एंड टेकन टू एग्रीकल्चर लेबर, वो खेतीबाड़ी की मजदूरी करने में लग गए। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस्ड ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, तो 19वीं शताब्दी आने पर ये जो वीवर्स थे उनको नई समस्याएं आनी शुरू हो गई। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, In 1772, Henry Petullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce. तो एक कंपनी का अफसर था, वो हेनरी पेटुलो था, उसने यहाँ पर आके कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की मांग कभी भी कम नहीं होगी। कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी, तो ऐसा सामान जैसा भारत बनाता है वैसा सामान कोई और देश नहीं बनाता। येट बाई बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वी सी द बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो भारत से 19वीं शताब्दी के शुरू में भारत का जो माल यहाँ पर हाथ से बनाया जाता था उसकी एक्सपोर्ट जो थी बहुत ज़्यादा कम हो गई। इन 1811-12 पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, तो भारत से जितना कुल टोटल एक्सपोर्ट होता था 1811-12 में वो जो था बाकी सभी से 33% कॉटन टेक्सटाइल का होता था। बाई 1851 इट वाज नो मोर देन 3%, 1850-51 में ये 3% से ज़्यादा नहीं था। वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वट वर द इम्प्लीकेशंस, उसके कारण क्या थे? एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जैसे कपड़े का उद्योग इंग्लैंड में एक्सपैंड हुआ बढ़ा, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगैन वरिंग अबाउट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो वहाँ उनका माल कम बिकता था क्योंकि बाहर से बहुत बढ़िया माल आता था दूसरे देशों का, तो इस बात की उन्हें चिंता हुई। दे pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. उन्होंने सरकार को इस बात के लिए प्रेशराइज करना शुरू किया कि सरकार जो थी वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाए कॉटन टेक्सटाइल पर। बाहर के जो माल आते हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए, कस्टम लगाए, ताकि मैनचेस्टर में बनने वाला जो ब्रिटेन का माल है वो ऐसी कंपटीशन बाहर से आने वाली चीज़ों के साथ उनका कोई मुकाबला ना हो। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मेकर्स एज वेल। उसी प्रकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कहा कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मेकर मार्केट्स का माल भी दे। एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी,
तो इंग्लैंड से आने वाला जो कॉटन टेक्सटाइल था वो भारत में आकर धड़ल्ले से बिकने लगा। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड से कोई भी कपड़े का माल यहाँ पर भारत में नहीं आता था। बट बाई 1850 कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स। जो जितना माल बाहर से सारा भारत आता था उसका 31% कॉटन टेक्सटाइल था। बाई 1870 दिस फिगर रोज टू 50%। तो बाद में इंग्लैंड से 50% कॉटन बनी मशीनों द्वारा बनाई गई कॉटन की वस्तुएं आती थीं। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस्ड टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। तो भारत के जो जुलाहे थे उनको दो समस्याएं एक साथ में आईं। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, उनकी जो एक्सपोर्ट की मार्केट जो थी वो डूब गई। एंड द लोकल मार्केट श्रैंक, और लोकल मार्केट में उनका सामान बिकना बंद हो गया। बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर से आने वाला जो माल था वो बहुत ज़्यादा आता था। प्रोड्यूस्ड बाई मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, तो वो मशीनों द्वारा बनाया हुआ सस्ता माल होता था। द imported cotton goods were too so cheap that weavers could not easily compete with them। तो वहाँ से मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े जो थे वो इतने सस्ते थे कि जो यहाँ के वीवर से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बाई 1850 रिपोर्ट्स फ्रॉम मोस्ट वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन। तो 1850 में भारत के हर इलाके से तो इंडिया के सामान की कमी उनके बिकता नहीं था, वो सामान बहुत कम बिकता था और वो सारा पैसा उनका डूब जाता था। बाई 1860 वीवर्स फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम। 1860 में जुलाहों को एक और प्रॉब्लम आई। दे कुड नॉट गेट सफिशेंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी की कपास उनको मिलनी बहुत कम हो गई। व्हेन द अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट एंड कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स में गृह युद्ध शुरू हो गया और वहाँ की जो कॉटन सप्लाई थी आनी बंद हो गई। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, तो ब्रिटेन जो था अपनी कॉलोनी इंडिया में आ गया। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड, तो रॉ कॉटन जो थी इंग्लैंड जाने लगी। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, तो कच्चे माल का उसका रुई का जो मूल्य था वो बढ़ गया। वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स टू बाई रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिडेंट प्राइसेस। तो यहाँ के कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ गए तो उनको वो महंगा कॉटन लेना पड़ा। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, तो इसलिए उनको इस धंधे में फ़ायदा होना बंद हो गया। देन बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी के अंत में वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल फेस्ड जेट अनदर प्रॉब्लम। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वीवर्स को एक और प्रॉब्लम आई। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगैन प्रोडक्शन, तो भारत में भी कपड़ों की मशीनें लग के फैक्ट्रीज भारत में इंग्लैंड की मशीनें वो भी काम यहाँ पर और शुरू हो गया। फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स, तो मार्केट में मशीनी कपड़ा आ गया। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्रीज पॉसिबल ही सर्वाइव, तो इस प्रकार वीविंग इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती थी। तो ये द कमिश्नर ऑफ पटना रोड, तो पटना का जो कमिश्नर था उसने लिखा, इट अपीयर्स दैट 20 years ago ए ब्रिस्क ट्रेड वाज कैरिड ऑन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ एट जहानाबाद। तो उसने लिखा कि जहानाबाद में 20 साल पहले कपड़े की मार्केट बहुत बढ़िया थी, कपड़े का बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चर होता था। एंड बहर जहानाबाद और बहर में विच हैज़ इन द फॉर्मर प्लेस एंटायरली सीज्ड, तो जो दोनों जगह है फॉर्मर प्लेस में बिल्कुल बंद हो गया है। वाइल इन द लेटर अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ वेरी लिमिटेड, तो यहाँ पर एक तो फॉर्मर और लेटर दो शब्द हैं।
फार्मर इसके लिए लिखा है और बेहर इसके लिए लिखा है। जहानाबाद में जो कपड़े की सप्लाई थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। बिहार में बहुत थोड़ी रह गई। तो इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चीप एंड ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम मैनचेस्टर विद विच द नेटिव मैन्युफैक्चरर्स आर अनेबल टू कम्पीट। तो जो मैनचेस्टर से, इंग्लैंड के मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता है वो उनको बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए उसके साथ यहाँ के रहने वाले जो बीवर्स हैं उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। कोटेड इन जे कृष्णमूर्ति, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन गंगैटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1985। तो ये जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई इंडिया की, जो गंगा वाले मैदान में जो बिहार का इलाका है 19th सेंचुरी में, तो उसकी कमी हो गई। ये टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू में उसने लिखा है, सोर्स भी। यानी ये जो है, ये हमने यहाँ पर जो पढ़ा है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसका ये प्रूफ है। तो रिपोर्टिंग ऑन द कोस्टीज ए कम्युनिटी ऑफ वीवर्स, द सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस स्टेटेड। सेंट्रल प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला नाम है। तो कोस्टीज जो हैं एक तरह की जाति है जो वीवर्स की जाति है। द कोस्टीज लाइक द वीवर्स ऑफ द फाइनर काइंड ऑफ क्लोथ इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव फॉलन अपॉन ईवल टाइम्स। तो जो कोष्टी हैं जो बहुत बारीक कपड़ा बुनते थे जो भारत के, तो वो इस सिचुएशन में बहुत बुरा समय उन पे आ गया है। दे आर अनेबल टू कम्पीट विद द शोई गुड्स विच मैनचेस्टर सेंड्स इन सच प्रोफ्यूजन। तो वो मैनचेस्टर से आने वाले जो शो पीस वाले मशीनों के कपड़े हैं उनके साथ वो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। एंड दे हैव ऑफ लेट ईयर्स एमाइग्रेटेड इन ग्रेट नंबर्स। तो उन्होंने जो दूसरी जगह पे जाना शुरू कर दिया है, चीफली टू बेरार वेयर एज डे लेबरर्स दे आर एबल टू ऑब्टेन वेजेस। वहाँ पर दिन में काम करने के लिए उनको मजदूरी ताकि मिल सके, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 1872। तो 1872 की जो सेंसस की रिपोर्ट है, सेंसस जो होते हैं हर 10 साल बहुत होते हैं, जनगणना होती है, उसके मुताबिक सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश है 1872 में कोटेड इन सुमित गुहा द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 to 1950 द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू। तो सोशल इकोनॉमिक तो और सोशल हिस्ट्री का रिव्यू है वो 1825 से 1950 तक उसकी ये रिपोर्ट बताती है। तो ये हो गया आपका आज का हिस्ट्री का। तो पिक्चर के बारे में इसमें भी देख लेते हैं। बॉम्बे हार्बर। बॉम्बे हार्बर का मतलब है बॉम्बे का जो समुंदर पे शोर पे वहाँ पर क्या होता है। इन लेट 18th सेंचुरी ड्राइंग बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू एज द ट्रेडिंग पोर्ट्स फ्रॉम द 1780s। तो 1780 के बाद बॉम्बे और कलकत्ता दो पोर्ट्स थे जो नए बने। दिस मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर एंड ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। तो जो पहले जो हमारे देश के अंदर जो आर्थिकता थी वो ज़्यादा मजबूत थी, तो वो कम हो गई, और जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना काम शुरू किया वहाँ पर उनकी आर्थिकता मजबूत हो गई।